तो ये when we go from one by one stage to at the last stage total cost. And now the total cost, so there is a gap between selling and distribution expenditure and total cost. This is none other than it is a profit or loss. टेक्निकली कॉस्ट शीट इस प्रिपेयर की जाती है कि जो भी वस्तु आप बना रहे हैं उसके डिफरेंट स्टेज पर लागत कितनी कितनी आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट कॉस्ट शीट का फंडामेंटल 5 बातों पर है। देयर इज द 5 थिंग्स व्हिच इज कंपल्सरी इन द कॉस्ट शीट। दैट इज द फर्स्ट मटेरियल। मटेरियल मींस हाउ रॉ मटेरियल आर कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग्स। After it is required what opening stock of raw material plus purchase of raw material plus carry on purchase of raw material minus closing stock of material, therefore material consumed. अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है उसमें आपको ये ढूंढना पड़ेगा। वेजेस may be 2 types. Wages, one is the direct, other is indirect. So you please keep your mind all the direct expenses, whatsoever it may be, wages or expenses. Direct expenses is a part of prime cost. Therefore जो भी direct wages होती है या direct expenses होते हैं वो material consumed में प्लस होंगे और वो बनेंगे प्राइम कॉस्ट। यानी आपसे कोई कहेगा कि मटेरियल कंज्यूम के लिमिट्स कौन से हैं, तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ मटेरियल। प्राइम कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या है, तो प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आफ्टर प्राइम कॉस्ट वी विल ऐड द फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो मैंने 3 ओवरहेड बताए हैं ये तीनों ओवरहेड के एक सीक्वेंस है। आप पहले सेल्स या ऑफिस को नहीं जोड़ सकते, कॉस्ट शीट में आपको पहले फैक्ट्री ओवरहेड ही जोड़ना पड़ेगा। और फैक्ट्री ओवरहेड कौन से आएंगे, तो एक तो उसका सीधा सिंपल पहचान है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो वैल्यूएबल नेचर के हैं और टेक्निकली प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फैक्ट्री से एसोसिएट, ये प्लस करने के बाद जो टर्म्स आती है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करना है। यदि ये दोनों न्यूमेरिकल में नहीं दिए तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने के बाद जो टर्म्स आएगी दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मीनिंग हो गया कि जो प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री के बाहर निकलने तक कॉस्ट कितनी। देन मैंने ये कहा था कि एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड अगेन इन 2 कैटेगरीज, वन इज वेरिएबल अदर इज फिक्स्ड। अब देखिए मान लो आपने एक मैनेजर रखा है जो ऑफिस का वर्क देख रहा हो, एक मैनेजर है जो आपका फैक्ट्री का, तो टेक्निकली आप फैक्ट्री मैनेजर को बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन योर सैलरी विल बी फिक्स। प्रोडक्शन इंक्रीज सैलरी विल इंक्रीज, प्रोडक्शन डाउन सैलरी विल डाउन, बट इट विल नॉट एप्लीकेबल एंड अलाउड फॉर ऑफिस मैनेजर। वो बोलेगा साहब आपका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे एक बंदी बुंदाई सैलरी दीजिए। तो टेक्निकली जो फिक्स नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऑफिस में आते हैं, तो फैक्ट्री को बिकॉज ये खर्च भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए ही हो रहा है, जो वस्तु आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के लिए हो रहा है, इसीलिए अल्टीमेटली ये भी उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। जैसे जैसे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विल ऐड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द कॉस्ट विल इंक्रीज स्टेप टू स्टेप। मटेरियल कंज्यूम वेजेस जोड़ दिया प्राइम कॉस्ट बढ़ गई, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ गई, ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया ऑफिस कॉस्ट आ गई। नाउ दिस ऑफिस कॉस्ट आर टू अदर नेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो गुड्स आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार है रेडी है ये उसकी कॉस्ट है। लेकिन जितना हम प्रोडक्शन करते हैं पूरा का पूरा बिकता नहीं, इसीलिए जो पहले का हमारे पास प्रोडक्शन बचा था वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और ये भी तय है कि भाई मान लो थोड़े देर के लिए कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके 100 यूनिट्स की है, ये दिस इज 100 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक यदि आपके पास में 10 यूनिट्स पहले का बचा है तो कुल मिलाकर के आपके पास अवेलेबल यूनिट हो गए 100 मैन्युफैक्चर किया, 10 पहले का था,
110। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन सेल हो ही जाएगा। मान लो इसमें से 20 यूनिट सेल नहीं हुई है, तब आपके सेल कितने हुई है? 90 यूनिट। 100 प्रोड्यूस यूनिट प्लस 10 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 110 यूनिट्स माइनस 20 यूनिट आर स्टिल नॉट सेल, देयरफॉर इट इज इन स्टॉक। एट स्टॉक है, ये क्लोजिंग है। एट ऑन बिगिनिंग था, वो ओपनिंग था। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड माइनस करने के बाद जो बचा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको आप सेल करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सेलिंग कमीशंस देते हैं, कई बार हम हमारे कस्टमर को होम डिलीवरी देते हैं। देयरफॉर ये सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। द एक्सपेंडिचर व्हिच इज applicable and essential to promote the sale or distribute the goods is called selling and distribution overhead. Okay, the expenditure which is needed for factory process is factory overhead. The expenditure which is related with office work is a factory office overhead, and the expenditure which is essential to promote the sale or to increase the sale or to attract the customer, all these things are selling and distribution overhead. तो मैंने क्या कहा था आपको कि कॉस्ट शीट ये एक स्टेटमेंट है। देखिए ये पूरा वहां से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट हुआ। नंबर 2, कॉस्ट शीट कॉस्ट के 5 एलिमेंट की असेंबली है। तो देखिए 5 असेंबली, ये पहली मटेरियल, दूसरी वेजेस, तीसरी फैक्ट्री ओवरहेड, चौथी ऑफिस ओवरहेड, पांचवी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर मैंने कहा था कि द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इन अ सीक्वेंस। तो ये देखिए इसकी सीक्वेंस है। पहले आपको कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पहले मटेरियल, उसके बाद वेजेस, उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दीस आर द सीक्वेंस, ये उसका एक क्रम है, आपको उसी क्रम में चलना पड़ेगा। बेसिक पर्पस क्या है कि स्टेप टू स्टेप हमारी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है ये हमको पता चलने पड़ा। टेक्निकली कॉस्ट शीट क्यों बनाया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मात्र नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक यूनिट हो गया, उसके अलावा हमको डिफरेंट स्टेजेस पे उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट पर कंट्रोल होता है। यदि कम ज़्यादा आपकी कॉस्ट हो रही है तो यहाँ पता चलता है कि आपका वेस्टेज कहीं हो तो नहीं रहा है, मशीनरी खराब तो नहीं है, आपके वर्कर अनस्किल्ड तो नहीं है। इन सब बातों के लिए कॉस्ट शीट बनाया जाता है। और फाइनली जब ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद में टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, अब ये जो टोटल कॉस्ट आ जाती है, एक मिनट मैं रिपीट समझा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने जोड़ा, ये बन गई टोटल कॉस्ट। अब सपोज मान के चलिए कि ये टोटल कॉस्ट एक रफली 10,000 रुपीस में आपकी गुड्स बनकर तैयार है। नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन कि विच सेलिंग प्राइस आपको सेल करना है। तो देखिए अब कॉस्ट शीट आपको मदद करेगी। 10,000 में बनकर तैयार है, आपको बेचना कितने में अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा है, आप डिसाइड करते हैं मुझे इसको 12,000 में बेचना है, इसका मतलब 2,000 रुपीस आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इफ यू टेक द डिसीजन कि मुझे कॉस्ट पर 10% प्रॉफिट लेना है, बस बात खत्म हो गई। तो कॉस्ट कितनी है? 10,000, इसके 10% प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,000। जब ये 1,000 हो जाएगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा? क्या है? कुल मिला करके किसी भी वस्तु को बनाते समय फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, टोटल आयु स्टेप in a sequence we will follow, number of amount will be given in the numerical problem. अब जो गणित आएंगे इसके बाद में मैं गणित आपको दूंगा, तो टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो सीधी सीधी समराइज प्रॉब्लम रह सकता है, पीएल अकाउंट बना के रह सकता है। आपको उनमें से कॉस्ट शीट के ये एलिमेंट निकालने पड़ते हैं। और फंडामेंटल बात सिर्फ ये है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस और अमाउंट या न्यूमेरिकल डाटा कॉस्ट शीट में आएंगे ही जरूरी नहीं। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम जिनका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं। जैसे इनकम टैक्स पे किया, रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड पे किया, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेना देना है क्या?
नहीं है, और इट इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बाद में जो भी आपके फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज, नो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस विल इंक्लूड इन द कॉस्ट शीट। किसी भी प्रकार के वित्तीय खर्च जैसे डिविडेंड, इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड्स, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। तो आज मैंने कोशिश किया है कि एक नंबर न्यूमेरिकल्स के अनुसार कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, ये उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। नोट्स में भी जब आप जाओगे तो मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं उस नोट्स के अंदर में ये सारी चीजें दी हुई है। तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। जब मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो उसमें एक छोटा प्रॉब्लम दूंगा और उसको कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करूंगा। थैंक यू।